कंफर्म करो एक बार के लिए सभी के सभी लोग कि अपन को जितने भी टॉपिक्स अपन ने लास्ट क्लास में किए थे रिगार्डिंग द प्री फॉर्मेलिटीज पोस्ट फॉर्मेलिटीज वो सारे के सारे क्लियर है, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है। बड़े से सब कुछ याद है, सोर्सेज ऑफ बायबैक, व्हाट आर द प्री फॉर्मेलिटीज पोस्ट फॉर्मेलिटीज। जब फॉर्मेलिटीज एक बार हो जाए तो हम लोगों को सीडीआर यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीडीआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स था जो हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट? यस सर। उसके अलावा और अपन ने क्या पढ़ा था, उसके अलावा कुछ कुछ और फॉर्मेलिटीज पढ़ा था रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, कि कब कब हम लोग को प्रोहिबिशन मतलब कब कब हम लोग को बायबैक अलाउड नहीं है बेसिकली, राइट? कब कब अलाउड नहीं था, कि जैसे कोई सब्सिडरीज है या फिर हैविंग इट्स ओन सब्सिडरीज वाले केस में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का केस में, जब हमने रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह नहीं किया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के वक्त में इंटरेस्ट वगैरह, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड वगैरह हम लोग ने पे नहीं किया है, लोन का अमाउंट रिपे नहीं किया है, इन दैट केस वी आर नॉट अलाउड टू बाय बैक। ठीक है, राइट? तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स था, और कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स था कि जहां हमने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, अपन डिविडेंड पे नहीं किया है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर अपन ने प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया है तो उस केस में वी वर नॉट अलाउड फॉर बायबैक। ठीक है, एंड देखो यहाँ तक अपन ने शायद तक लास्ट क्लास में किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? राइट, यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, आइए, अगर आपने कोई भी फॉर्मेलिटीज था बायबैक का जो आपने पूरा नहीं किया, तो यू आर पनिशेबल बाय फाइन। ठीक है, अब फाइन का एक मिनिमम लेवल है, एक मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन कितना है? 1 लाख रुपया कंपनी के लिए, मैक्सिमम कितना है? 3 लाख रुपया। ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के लिए भी हमने देखा था कि इट वॉज 1 लाख एंड 3 लाख ओनली। ठीक है, बट अलग क्या था दोनों में? देखो, 1 लाख मिनिमम था, 3 लाख मैक्सिमम था। ठीक है, दिस वॉज द फाइन। 1 लाख वॉज द मिनिमम, मैक्सिमम वॉज 3 लाख। बट इसमें क्या था आपका? ऑफिसर एंड डिफॉल्ट में देयर कुड बी 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो, और बोथ, यानी कि या तो आपको फाइन लगेगा, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, ओके, नहीं नहीं, ये सब भी खत्म कर देता ना अपन ने तो लास्ट क्लास में, फर्स्ट। ठीक है, क्या क्या किया था उसके बाद सर? एक बार अगर बायबैक के सारे काम हो गए, ठीक है, अगर बायबैक जो ओपन ऑफर के थ्रू किया गया है, फिर हमें सबमिट करना पड़ता है क्या? एक ऑफर लेटर टू आरओसी इन फॉर्म नंबर SH8। ठीक है, वी टू सबमिट एन ऑफर लेटर टू आरओसी इन फॉर्म नंबर SH8। ठीक है, फिर 20 days ऑफ द लेटर डिस्पैच हम लोग क्या करना पड़ता है? डिस्पैच इट ऑल टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 15 days टू अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज? 30 days। ठीक है, ऑफर पीरियड जो है अगर आपको 15 दिन से कम का देना है तो आपको कंसेंट चाहिए ऑल दी मेंबर्स से। ठीक है, आप शेयर होल्डर्स जो है विद इन दिस पीरियड वुड डिसाइड कि उनको क्या करना है, पैसे मतलब शेयर्स को खरीद वापस करके पैसे लेने हैं या नहीं लेने हैं। जैसे ही ऑफर पीरियड क्लोज होता है हमें क्या करना पड़ता है? या तो इमीडिएटली बायबैक करो शेयर्स को, एंटायर अमाउंट जो बायबैक का है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है, उसको अपन एस्क्रो अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, 15 दिन के अंदर सारे के सारे वेरिफिकेशन खत्म करने हैं आपको। ठीक है, जब जब जैसे ही 15 दिन खत्म हो जाए उसके 7 डेज के अंदर जितने भी पेमेंट्स करने हैं वो पेमेंट कर दीजिए। और ये पूरा प्रक्रिया जो है, राइट फ्रॉम द टाइम द ऑफर इज गिवन, ये हमें 21 डेज के अंदर कंप्लीट करना। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने बायबैक के कई सारे पॉइंट्स किए थे। क्या आपने ये वाले पॉइंट रिवाइज कर लिए हैं? क्या आपने ये वाला पॉइंट रिवाइज कर लिया? मुझे बताइए, कंफर्म कीजिए, बताइए यहाँ तो सबको याद है अच्छे से, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है? इजी? ठीक है ना, विल गो ऑन वेरी इजी इजी एंड बेसिक टॉपिक्स। जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इजी और बेसिक टॉपिक्स है। ठीक है, वेरी सिंपल टॉपिक्स। जैसे अभी तक हमने ना पिछले के सेक्शंस किए थे, ठीक है, पीछे के सेक्शंस अपन ने किए थे, अभी एकदम स्ट्रेट अवे सेक्शन नंबर 43 से शुरू करेंगे, जो शुरू के सेक्शंस है। ठीक है, उससे शुरू करेंगे, बहुत बेसिक बहुत इजी सेक्शंस है, जो आप सब लोग एकदम बिंदास तरीके से खत्म कर सकते हो। सर क्या क्या करेंगे? सबसे पहला है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहला क्या है आपका? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, एंड यू वेरी वेल नो कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल आर मेनली व्हाट? टू टाइप्स। कौन से टाइप के शेयर कैपिटल है? एक है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दो टाइप का शेयर कैपिटल है, एक है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। राइट, दो टाइप के इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के? एक होता है ऑर्डिनरी शेयर्स, दूसरा होता है आपका शेयर्स कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसको आपने बहुत प्यार से डीवीआर के फॉर्म में पढ़ लिया है। राइट, आपने डीवीआर के फॉर्म में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लिया है। आई थिंक एवरीबॉडी नोस। ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होता है सर? ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होता है सर? वन शेयर
इज इक्वल टू 1 वोट होता है, राइट, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट होता है। बट इन द केस ऑफ डीवीआर, जिस एग्जांपल अभी आगे मैं आपको टाटा मोटर्स का भी एग्जांपल में दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स में देयर इज 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट, बट इन द केस ऑफ डीवीआर यानी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, 1 शेयर इज नॉट इक्वल टू 1 वोट। इनका जनरली पावर जो होता है थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, इनके पावर जो जनरली क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। इट इज नॉट जनरली 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट, इट इज इक्वल टू 1, जैसे टाटा मोटर्स के केस में इट इज 1/10 ऑल्सो। सर क्या ये 1/5 भी हो सकता है? यस, ठीक है, तब उसका थोड़ा सा डीवीआर का पावर जो है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए। नहीं सर, एकदम सिंपल है, राइट, एकदम इजी है। यहाँ इसके आपने क्वेश्चंस भी किए हैं, प्रिलिमिनरी वाले पार्ट में आपने क्वेश्चंस भी किए वोटिंग पावर के ऊपर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के ऊपर, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इस वाले पार्ट पे बिल्कुल भी डाउट हो। मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि आज का टॉपिक जो है बिल्कुल चिल है, बिल्कुल ईजी है, कोई भी डिफिकल्टी होने वाली नहीं है, दैट्स द बेनिफिट। ठीक है, यस सर। तो ये रहा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, हैज टू टाइप्स, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं जहां पे 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट होता है। ऑन दी अदर हैंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वो है जहां पे 1 शेयर इक्वल टू 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर होता है। करेक्ट? ओके सर, डन सर, एकदम इजी। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रायोरिटी मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रायोरिटी मिलता है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, उनको एक प्रायोरिटी मिलता है। सर प्रायोरिटी किस चीज में मिलता है? प्रायोरिटी दो चीजों में मिलता है, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि सर सबसे पहले हम किसको पे करते हैं? सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे, उसके बाद ही हम अगर पैसे बच गए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। सेकेंडली, उनका जो कैपिटल अमाउंट होता है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप होता है तो अभी आपको पता होगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड फाइनली कुछ पैसा बचता है तो किसके पास जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता है। यानी कि सर उनको जो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वो भी कब मिलता है? इक्विटी के पहले मिलता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी दो चीज में मिलता है आपको, प्रायोरिटी इन टू थिंग्स। व्हाट आर दोस प्रायोरिटी टू थिंग्स? नंबर वन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड, और नहीं है इसमें, क्या है? एंड, देखिए, एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ व्हाट? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, दोनों में आपको क्या मिलता है? प्रायोरिटी मिलता है ओवर द व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? ठीक है, गिव मी कंफर्मेशन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बिल्कुल इजी सिंपल, ये सब आपको ऑलरेडी पता था। ठीक है, कैन आई मूव हेड? कंफर्म एवरीबॉडी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर, आगे बढ़ जाइए, एकदम इजी तरीके से याद हो गया। सर अगर मुझे डीवीआर इशू करना, अभी तक आपने डीवीआर के बारे में पढ़ा था कि डीवीआर का मतलब होता है कि उनको जनरली 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट जो नॉर्मल सिस्टम होता है उसके तहत नहीं मिलता। बट सर अगर डीवीआर इशू करना है तो कैसे यूज करना पड़ेगा? टू फॉलो द रूल्स फॉर इशूइंग डीवीआर, वी फॉलो द रूल। और कौन सा रूल फॉलो करोगे? रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज, वही बगैर ब्रैकेट में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। ठीक है, तो रूल्स फॉलो करना, रूल नंबर आपको याद नहीं करना है। एक कंपनी कैसे डीवीआर इशू करेगा? अगर सारे के सारे कंडीशन, ऑल 7 कंडीशंस अगर फुलफिल हो गए हैं, ऑल 7 कंडीशंस अगर फुलफिल हो गए हैं, तभी एक कंपनी जो है डीवीआर इशू कर सकता है। जिसमें से एक पहला कंडीशन तो ऐसा है, तो आई थिंक सबको याद हो गया होगा, बिकॉज ये सब में कॉमन है कि भैया आर्टिकल्स को ऑथराइज करना पड़ेगा। आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? ऑथराइज करना पड़ेगा। ठीक है, कि ही इज द कंपनी इज अलाउड टू इशू व्हाट? डीवीआर। कंपनी इज अलाउड टू इशू व्हाट? डीवीआर। तो नंबर वन इज व्हाट? आर्टिकल्स मत ऑथराइज। अगर आर्टिकल्स ऑथराइज नहीं कर रहा तो मुझे बताइए क्या करोगे? इफ आर्टिकल्स ऑथराइज नहीं कर रहे तो क्या करोगे? बताओ, बताइए। एसआरएन जीएम पास करके हम लोग आर्टिकल्स में डाल सकते हैं। ठीक है, बट देखो सबसे बात ध्यान सुनेगा, आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए, आर्टिकल्स को ऑथराइज करने के लिए हम लोग एसआरएन जीएम पास करते हैं, बट डीवीआर इशू करने के लिए हमको एसआरएन जीएम पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओ ये ऑन हो गया, ओआरएन जीएम पास करने से भी काम हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर इशूइंग डीवीआर, अगर आर्टिकल्स ऑथराइज कर रहा है तो हम लोगों को सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर चाहिए इन जनरल मीटिंग। ओके, इट इज जस्ट कि अगर आर्टिकल्स मेंशन नहीं कर रहा है तब हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, अदरवाइज डीवीआर इशू करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन व्हाट? जनरल मीटिंग इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं, ध्यान दीजिएगा एकदम यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या देखिएगा, जो वोटिंग राइट्स है, जो वोटिंग राइट्स है ना आपके, जो वोटिंग राइट्स है आपके, वो 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं इसको और इजी भी कर देता हूं आपके लिए लैंग्वेज, ताकि आपके लिए इजी हो जाए।
यहाँ पे अगर मैं लिखूं आपके लिए, तो जो वोटिंग पावर है जो वोटिंग पावर है ऑन डीवीआर शेयर जो वोटिंग पावर है ऑन डीवीआर शेयर शैल नॉट एक्सीड, शुड नॉट बोलता हूँ, चलो, शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर, सो इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी आप डीवीआर इशू कर रहे हो, इतना भी इशू मत कर देना कि टोटल जो वोटिंग पावर है ना डीवीआर शेयर्स में, दैट एक्सीड्स 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। जैसे टोटल वोटिंग पावर अगर 100% है, तो 74% से ज्यादा वोटिंग पावर डीवीआर, जो शेयर होल्डर्स होल्डिंग डीवीआर शेयर्स जो है, उनके पास नहीं रहना चाहिए। मतलब 74% इज द मैक्सिमम लिमिट जितने के अपन डीवीआर इशू कर सकते हैं। समझ में आया? 74% ऑफ व्हाट? 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, तो वोटिंग पावर इजी लैंग्वेज में यही होगा आपका। इजी लैंग्वेज में क्या है? वोटिंग पावर ऑन द डीवीआर शेयर्स, वोटिंग पावर ऑन द डीवीआर शेयर्स शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यानी कि जितना का डीवीआर आप इशू कर रहे हो, जितना भी उनको वोटिंग पावर मिल रहा है, चाहे वो 1/5 हो, चाहे 1/10 हो, चाहे 1/20 भी हो, बट वो सब कुछ मिलाकर जितना भी टोटल वोटिंग पावर है, अगर वो, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, इतना नहीं होना चाहिए कि आपका 74% से ज्यादा हो। बताइए, कंफर्म कीजिए। ये वाला पॉइंट थोड़ा यूनिक पॉइंट है, थोड़ा अलग पॉइंट है, क्योंकि आप लोग को बाकी में नहीं मिला। इसलिए एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, 74% वाला। एक बार कंफर्म कर दो फटाफट कि 74% वाला पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया। 74% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, टोटल वोटिंग पावर में से 74% से कम होना चाहिए, 74% से एक्सीड नहीं होना चाहिए क्या? द वोटिंग पावर ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग द डीवीआर शेयर। बताइए, कंफर्म कीजिए। यहाँ तक थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इसलिए कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। ओके, क्लियर हो गया जी सर। नेक्स्ट, और क्या चाहिए सर? एकदम बेसिक पॉइंट्स। सर, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा इन द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। कब तक? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 साल तक। तो पिछला 3 साल में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न दोनों में क्या नहीं किया है? पिछला 3 साल में आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। ठीक है, फिर गांव का पैसा वाला आपको याद होगा, गांव का पैसा नहीं मारा है आपने, वो वाला पॉइंट भी आएगा। एक सबसे पहले क्या है आपका? पहला 3 पॉइंट बताइए क्या है? आर्टिकल्स ऑथराइज होना चाहिए, ORNGM। नंबर 3 क्या है? वोटिंग पावर शुड नॉट एक्सीड टोटल 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। नंबर 4 क्या है आपका? कंपनी ने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न में पिछला 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। फिर कुछ स्पेसिफिक एक्ट से आपने पता होगा आपको कि कभी भी पेनलाइज नहीं होना चाहिए। इट हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ सिक्रा एक्ट। सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इन सब के बारे में अगर आपने ऑप्शनल पेपर, जो आपका सेल्फ पेस्ड लर्निंग पेपर है, वो अगर आपने लिया है तो आपको ये सब मिलेगा। फिर सिक्रा एक्ट है, सेबी एक्ट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेमा एक्ट। बेसिकली कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल के तहत आप कभी भी इन एक्ट से, सिक्रा एक्ट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सेबी एक्ट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्रा एक्ट, ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि आरबीआई एक्ट, एंड फेमा एक्ट के तहत। फेमा तो आप लोग खैर पढ़ने वाले हो, तो फेमा तो आप पढ़ने वाले हो, ये वाला एक्ट तो पढ़ने वाले हो। उसके अलावा बाकी एक्ट जो है, उसके तहत यू आर नेवर बीन पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट। अगर आप कभी भी पेनलाइज हुए कोर्ट से, then इन दैट केस यू आर नॉट अलाउड, इन दैट केस यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? तो आप कभी भी पेनलाइज नहीं हुए हो बाय ऑल दिस एक्ट। ठीक है, कौन से एक्ट भैया? कौन से एक्ट? सिक्रा एक्ट, सेबी एक्ट, आरबीआई एक्ट, फेमा एक्ट। तो मेजर जितने भी एक्ट्स थे, ठीक है, सिक्रा, फेमा, फेमा ही लेना, वो वाला एक्ट। उसके बाद में क्या है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट, और सेबी। ठीक है, तो ये, इन सब के तहत कोर्ट ने आपको पेनलाइज नहीं किया। ठीक है, कोर्ट ने आपको पेनलाइज नहीं किया। इजी। हाँ सर, अब गांव का पैसा वाला चीज है। ठीक है, नो सबसिस्टिंग, देखिए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट मैंने कहा था ऑल कंडीशंस वाले। ठीक है, तो सारे कंडीशन बता रहा हूँ, देखो। पॉइंट नंबर 7 देखो एक बार, कहते पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 7 में देखो, नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ मच्योर डिपॉजिट्स और डिबेंचर और इंटरेस्ट देयरऑन ऑन प्रेफरेंस शेयर। ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखो, सब्सिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग। सब्सिस्टिंग का मतलब क्या होता है?
एग्जिस्टिंग मतलब कोई एग्जिस्टिंग मतलब अभी कोई फिलहाल ऐसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट किस किस चीज में नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। किस किस चीजों में डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? नंबर वन, इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और आपने पे नहीं किया। नंबर टू, कौन सा डिविडेंड है ये, इक्विटी डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड? आई टेल यू, दिस डिविडेंड इज इक्विटी डिविडेंड, दिस डिविडेंड इज व्हाट, दिस डिविडेंड इज इक्विटी डिविडेंड, दिस इज व्हाट, इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। और रिपेमेंट ऑफ मच्योर डिपॉजिट्स, कभी आपने डिपॉजिट्स अगर किया उसका रिपेमेंट आपको करना था और आपने किया नहीं, तो मच्योर डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके अलावा डिबेंचर्स का रिपेमेंट या फिर इंटरेस्ट ऑन देयर प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन देयर प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहां तक? यस, ठीक है। इंटरेस्ट देयर ऑन और ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ओके सर, मतलब सर क्या समझ में आया? ये हो गया पॉइंट नंबर 3 और ये हो गया पॉइंट नंबर 4। मतलब कि सर अगर आपके कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किस किस चीजों में, एक तो डिविडेंड पे करने में, बट कौन सा डिविडेंड, इक्विटी शेयर का डिविडेंड। सर ये इतना क्यों, आप इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हो, और कहाँ लिखा हुआ है इक्विटी शेयर का डिविडेंड होना चाहिए? सब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसको क्यों इतना स्ट्रेस अपॉन कर रहा हूँ, बिकॉज आपको एकदम गहराई से पढ़ना है हर टॉपिक को, ठीक है ना। तो पेमेंट ऑफ व्हाट लिखा हुआ आपका, इक्विटी डिविडेंड। फिर रिपेमेंट ऑफ मच्योर डिपॉजिट्स, यानी कि डिपॉजिट्स का रिपेमेंट। रिपेमेंट तीन चीजों का, देखो डिविडेंड किसका, डिविडेंड क्या क्या चीज का सर, डिविडेंड खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। रिपेमेंट किसका किसका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका, रिपेमेंट ऑफ किसका किसका सर, रिपेमेंट एक तो आपका डिपॉजिट्स का, मच्योर डिपॉजिट्स का, फिर डिबेंचर्स का, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एनी पेनी इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है। इनमें अगर कोई भी आपको डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर डिफॉल्ट है भी तो कोई एग्जिस्ट अभी नहीं करना चाहिए, आपका रीपेमेंट सब कुछ जो है क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, इसीलिए मैंने इतना आपको गहराई से ये वाला पॉइंट कराया, अदरवाइज इतना गहराई वाला पॉइंट पॉइंट नंबर 6 था नहीं, इतना गहराई से मैंने आपको कराया ये वाला पॉइंट। देखो, कंपनी शुड नॉट हैव मेड डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, या फिर रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। किसको, किसी को भी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक के थ्रू किसी को भी आपने जो रिपेमेंट करना था लोन को टू द पब्लिक को, ठीक है, पीएफआईस को, बैंक्स को, कुछ भी को भी आपका रिपेमेंट नहीं होना चाहिए ड्यू, ठीक है। या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज नहीं पेंडिंग रहना चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट, मेजरली 3 पॉइंट्स, क्या क्या है वो? नंबर 1, कौन सा डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड बताइए? सबसे पहला कौन सा है? प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड। नंबर 2, रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, चाहे वो किसी से भी हो, आपने लिया हो, मतलब बेसिकली आप लोन जिससे भी ले लो, पीएफआईस वगैरह जो एग्जांपल दिया हुआ है, दीस आर ऑल द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच यू कैन एक्चुअली टेक अप द लोन्स, ठीक है। तो अब लोन चाहे किसी से भी ले लो, ठीक है, चाहे आप बैंक से ले लो, चाहे आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो, किसी से भी आप लोन ले लो। एंड फाइनली स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या क्या, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, ये सब ड्यूज हो गया। तो अगर आपने सब पे नहीं किया है, ठीक है, ये सब आपने पे नहीं किया है, ड्यू है और आपने ट्रांसफर नहीं किया या फिर पे नहीं किया, वट एवर इट इज, ठीक है, तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। इसमें द कैच इज, दिस कैच इज, अगर इक्विटी शेयर का डिविडेंड पेंडिंग है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड पेंडिंग है, तो ऐसा कोई क्लॉज नहीं दिया हुआ है। बट इफ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पेंडिंग है, तो देखो क्या है, प्रोवाइडेड दैट दीज डिफॉल्ट ऑन द डीवीआरस, ठीक है, कैन ओनली बी इशूड आफ्टर 5 years once such default has been remitted। देखो 5 साल जब आपने जब आपने रेमिट कर दिया, जब से ठीक कर दिया, उसके 5 साल बाद में ही आप डीवीआर इशू कर सकते हो। दिस इज नॉट द केस ऑफ पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 का केस में अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट है इन रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड या फिर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाटएवर इंटरेस्ट देयर इन, देन इन दैट केस कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उनको ठीक कर दो, यू कैन इशू डीवीआर। बट अगर आपका डिफॉल्ट हुआ है कहाँ कहाँ पे, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने में, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने में, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या फिर एनी स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, अगर ऐसा है, ठीक है, इफ देयर इज एनी स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज
पेंडिंग, देन इन दैट केस यू कैन नॉट इशू डीवीआर। आप डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आप वाले शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। कब तक? इट इज नॉट 5 years, इट इज 5 years फ्रॉम द मोमेंट यू हैव रेमिडेड द डिफॉल्ट। जब आपने डेमिट कर दिया डिफॉल्ट को, तब से आप 5 साल के लिए क्या नहीं कर सकते? डीवीआर इशू नहीं कर सकते। मतलब जिस दिन आपने ठीक कर दिया, एग्जाम्पल आपने सोचो आपने डिफॉल्ट किया एंड सोचो 15th of November यू हैव क्लियर इट, तो 15th of November से द 5 years वुड बी काउंटेड। ठीक है, 5 years वुड बी काउंटेड। ठीक है, तो 15 years से आपका 5 साल जो है वो काउंट किया जाएगा। राइट? ठीक है, कंफर्म करिए यहाँ तक समझ में आया या नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें यू टू बी वेरी केयरफुल कि आप पेमेंट किसका ड्यू कर रहे हो। अगर इक्विटी डिविडेंड है, देखो वो तो घर का बात है। लाइक प्रेफरेंस डिविडेंड अगर बाकी है तो वो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो हम लोग उसको इतना भी अपना नहीं मानते। लाइक बट इक्विटी डिविडेंड है तो कोई बात नहीं, उसको ठीक कर दो, यू कैन इशू डीबीआरस। बट इफ इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इन दैट केस इट इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज अगर प्रेफरेंस डिविडेंड में अगर आपने ड्यू है तो उसको पे करने के बाद आप 5 साल तक, वो 5 years, फॉर 5 years यू कैन नॉट व्हाट इशू डीवीआर। एंड दैट टू कब? जब आपने उसको रेमिट कर दिया, जब उसको आपने पे ऑफ कर दिया, उसको सेटल कर दिया, उससे 5 years यू हैव टू वेट। So you have to wait for 5 years after that. ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कंफर्म करो, चलो यहाँ तक। 7 clauses while you can issue TVR। सातों क्लॉज एक बार फटाफट देख लो, एक बार फटाफट देख लो, दिमाग में सेट कर लो सारे के सारे पॉइंट्स। बाकी तो इजी था, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं वैसे। ठीक है, ये 7 क्लॉज थोड़ा अलग था आपके लिए, उसमें से 2 पॉइंट मैंने अलग करवाया था, एक 74% वाला और एक लास्ट पॉइंट वाला। ये दोनों में केयरफुल रहना। ठीक है, कितना आपको डीपली पढ़ना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए। नंबर 2, ओआर इन जीएम होना चाहिए आपका। ठीक है, ओआर इन जीएम होना चाहिए आपका। नंबर 3, वोटिंग पावर ऑफ द डीवीआर शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। उसके अलावा और क्या है, एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड मतलब डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years। नंबर 5, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन सिक्रा, फेमा, आरबीआई, सेबी, ये सब में आप पेनलाइज नहीं होना चाहिए कोर्ट के थ्रू। उसके अलावा देयर शुड नॉट बी एनी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ व्हाट, इक्विटी डिविडेंड, repayment of mature deposits, debentures, and interest on preference shares, and interest on preference shares। एंड नंबर नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 7 क्या है आपका, कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किस किस चीजों में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में, रिपेमेंट ऑफ लोन में चाहे आप कहीं से भी लो, एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज। एंड ये कब आप इशू कर सकते हो डीवीआर, जब आपने इसको रेमिट कर दिया, वहां से 5 साल का गिनती होता है। रीड कर लो फटाफट, चलो रीड करो फटाफट। चलो 5 10 दे रहा हूँ आपको, रीड कर लो फटाफट। ठीक है, ओके कंफर्म कीजिए बस सभी लोग फटाफट। इज इट फाइन? ठीक है, ये वाला डन। डन, समझ में आ गया सबको अच्छे से? एब्सोल्युटली क्लियर, सारा पॉइंट दिमाग में सेट हो गया? कोई भी डाउट्स? कोई भी डाउट्स यहाँ तक आप लोग को? ओके,
चलो ठीक है, ये अगर पॉइंट्स क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये डेफर्ड शेयर्स या फाउंडर शेयर्स जो है, ये आपके पास नॉलेज के लिए, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में हिंट दिया था, बहुत जन को इसके बारे में पता भी नहीं होता, व्हाट आर फाउंडर शेयर्स, व्हाट आर डेफर्ड शेयर्स। ठीक है, ये बस आपके नॉलेज के लिए सुन लो खाली। जैसे क्या होता है जनरली, पेमेंट कैसे होता है कभी भी, ठीक है। सबसे पहले अपन जो सिक्योर्ड वाले लोग होते हैं उनको पेमेंट करते हैं, उसके बाद अपन किसको पेमेंट करते हैं, अनसिक्योर्ड वाले को पेमेंट करते हैं, बराबर। उसके बाद किसको पेमेंट करते हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर वाले को, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो किसको पे करते हैं, इक्विटी शेयर वालों, राइट। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, ठीक है, कभी जो फाउंडर शेयर होता है शुरू के शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर जो जनरल पब्लिक वाले लोग हैं उनका पेमेंट करने के बाद में, उसके बाद में देन वी पे अनदर सेट ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं हम लोग एज फाउंडर शेयर। और एकदम लास्ट वाले लोग, मतलब वो होता है ना एकदम ही क्लोज घर वाले लोग, कि भैया अगर खाना बच गया तो खा लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, वाली बात एकदम लास्ट में, इसको बोलते हैं फाउंडर शेयर्स। ठीक है, रीड कर तो देखो, देर आर सच दीज आर सच टाइप ऑफ डीवीआर इक्विटी शेयर इन विच डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इज मेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अगर मेरे वाइंडिंग अप उनको किया जाता है, एंड इट इज मेड एट द वेरी लास्ट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर सेटलिंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव आल्सो बीन पेड, ठीक है, आफ्टर द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव आल्सो बीन पेड, उसके बाद हम लोग करते हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर टेकन बाय प्रमोशन ऑफ द कंपनी, सो प्रमोशन मतलब इनिशियल जो कंपनी शुरू होता है उसके वक्त में, सो इट इज कॉल्ड एज फाउंडर शेयर्स। ठीक है, शुरू के वक्त में जो होता है ना इनिशियल सब्सक्राइबर्स होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनिशियल सिक्योरिटीज खरीदने वाले, उनको बोलते हैं फाउंडर शेयर्स। उनका पेमेंट जो है, उनका पेमेंट हम लोग कब करते हैं, वी पेड आफ्टर द बेसिक इक्विटी शेयर आर आल्सो सेटल्ड, उसके बाद में हम लोग जो है फाउंडर शेयर्स का पेमेंट करते हैं, राइट। ठीक है, इज इट एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए था, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला ये वाला, ठीक है। फैंटम स्टॉक्स को आप काट सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, दरकार नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, फैंटम स्टॉक इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। वैसे तो आपका फाउंडर शेयर्स भी सिलेबस में नहीं था, बट चलो ठीक है, इस दिया हुआ था नोट्स में इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फैंटम स्टॉक्स नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो, शेयर्स एंड डिबेंचर सेक्शन नंबर 44, ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ सेक्शन है काफी मेरे हिसाब से। ठीक है, इट इज रेड, दिस सेक्शन इज रेड। सेक्शन नंबर 44 क्या है, बहुत ही बेसिक सेक्शन है। सेक्शन नंबर 44 मैंने छोटा नहीं किया, सेक्शन नंबर 44 इतना ही है, ठीक है, इतना ही है सेक्शन नंबर 44। व्हाट इज सेक्शन नंबर 44 टेलिंग यू, सेक्शन नंबर 44 ये बोल रहा है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर ट्रांसफरेबल, बेसिकली दीज आर व्हाट, दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी, दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दे आर व्हाट, ट्रांसफरेबल, दे आर व्हाट, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। जैसा वो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में है वैसा वो मूवेबल है। अब बेसिकली क्या हुआ, आपको याद होगा, अगर आपने सोगा पढ़ा, वैसे कहाँ पढ़ा था आपने, आपको याद होगा, अगर सोगा आपने पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें डेफिनेशन ऑफ गुड्स अगर आपको याद है तो लिखा होगा एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कैश और एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडिंग शेयर्स एंड स्टॉक। तो वो शेयर्स एंड स्टॉक जो है, व्हाई इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज एज पर सेक्शन नंबर 44, कि कंपनीज एक्ट ने कहा है कि जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, ठीक है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड सिंस दे आर कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, इसीलिए हम लोग इसको इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में मानते हैं। समझ रहे हैं, गुड्स की डेफिनेशन में हम मानते हैं इसको, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि दीज आर व्हाट, दीज आर व्हाट, दीज आर व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी, दीज आर व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बहुत जस्ट रीड वाला सेक्शन है। ठीक है, दिस इज जस्ट रीड सेक्शन। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया आपको, ये भी आपके नॉलेज के लिए तो जस्ट रीड है। ठीक है, उसके अलावा दिस वाज इंपॉर्टेंट, फिर ये तो ठीक है, चलो उसके अलावा तो ये जस्ट रीड पॉइंट्स है। नेक्स्ट नंबर, सेक्शन नंबर 44 अगेन, सेक्शन नंबर 44 अगेन जस्ट रीड पॉइंट, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, नंबरिंग होता है, आपको पता होगा हर एक जन का एक स्पेशल फोलियो नंबर होता है। तो एवरी शेयर इन अ कंपनी ऑफ अ शेयर कैपिटल विल हैव अ डिस्टिंक्टिव नंबर। मतलब अगर एग्जांपल इफ यू हैव एनी शेयर, ठीक है, तो पहले तो क्या शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, उसके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में भी आगे दिया हुआ है शेयर सर्टिफिकेट। आज की डेट में तो होता नहीं है, आजकल तो सब कुछ डीमेटेरियलाइज्ड है। ठीक है, तो यू डोंट हैव फिजिकल शेयर्स, राइट। तो बट अगर आपके है, देन इन दैट केस those shares will have a what, distinctive number। अभी भी जब भी ऑनलाइन भी होता है तब भी यू हैव अ फोलियो नंबर और डिस्टिंक्टिव नंबर, मतलब आपका शेयर्स और से श्रुति का शेयर जो है वो अलग अलग होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट फोलियो नंबर। ठीक है, दोनों का एक दूसरा फोलियो नंबर या फिर एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। ठीक है, यस, provided that this section shall apply if the shares are being held in the demat account with depository। ठीक है, ये सेक्शन तब इट विल नॉट अप्लाई बेसिकली, कब नहीं अप्लाई करेगा सर, जब शेयर्स जो है कैसे होल्ड करके रखा है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूं मैं। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, सोचो एग्जांपल,
अब से अगर मैंने इस तरीके से होल्ड करके रखा है, ठीक है, शेयर्स को अगर मैंने इस तरीके से होल्ड करके रखा है शेयर्स को, then in that case I don't know how much you can see, but ठीक है, I don't know how much you can see, but अगर ऐसे होल्ड करके रखा है आपने, then in that case it is what, it is as simple कि आपको जो है सर करंट होल्डिंग्स अगर मैं देखूं आपका, तो अगर मैं करंट होल्डिंग्स में देखूं, then in that case अगर आपका डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है, इस तरीके से डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है, then in that case you don't have any option to keep it in physical form, रिक्वायर्ड भी नहीं है। और अभी के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ट्रेड करना है इन शेयर्स, ठीक है, तो आपको डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखना पड़ता है शेयर्स को, ठीक है। पहले के टाइम में इट वाज यूज्ड टू बी द शेयर सर्टिफिकेट वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, बहुत सिंपल है। बस स्पेसिफिक फोलियो नंबर, डिस्टिंक्शन नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द शेयर्स आर इन अ डीमेटेरियलाइज्ड, इजी। सेक्शन नंबर 46 अगेन अ जस्ट रीड सेक्शन, ठीक है। ये बस आपको लास्ट मोड में अगर आपको पढ़ना है, खाली बस एक ऊपरी ऊपरी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इन सेक्शन में थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ मैं, ताकि इसको ये अभी खत्म कर दूं, ठीक है, ताकि आपको बार बार इसको पढ़ना ना पड़े, राइट। सर क्या क्या है इसमें, देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है। इट इज अ टाइटल डीड, एक टाइटल डीड है, ठीक है, कंटेनिंग द नेम ऑफ द शेयर होल्डर। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें एक टाइटल रहता है कि शेयर होल्डर जो है उसका कौन है शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर कौन है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितना हेल्ड है, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तीन चीज लिखा हुआ था मेनली, ठीक है, तीन चीज मेनली लिखा हुआ था। नंबर वन, प्रॉपर टाइटल लिखा था किसका शेयर है, नेक्स्ट शेयर होल्डर कौन है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, कितना नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड है, एंड एंड व्हाट, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो क्या क्या लिखा हुआ आपका, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ये तीन चीज आता है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइटल रहता है आपका, टाइटल तो रहता है, टाइटल में क्या क्या रहता है आपका, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ठीक है। अगर कॉमन सील आपको पता होगा, कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी अभी के टाइम में, ठीक है। अगर वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब अगर है तो उसको अफिक्स कर सकते हैं, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट विल बी साइंड, अगर आपको याद होगा तो फॉर्जरी वाला एक स्पेशल केस था, जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 यानी इन कॉर्पोरेशन व कंपनी में पढ़ोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक एक्सेप्शन था। अगर आप सबको बाई चांस इन केस ये फाउंडेशन याद है, तो आपको याद होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी देयर वाज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या था कि फॉर्जरी वाला केस, उसमें साइन जो था सीएस ने गलत साइन कर दिया था, अगर आपको याद होगा, किसी को याद है, सीएस ने गलत साइन कर दिया था, ठीक है, फोर्ज साइन कर दिया था, तो फिर भी हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन था ये। अगर इन केस किसी को याद है, किसी को याद है क्या, किसी को याद है, हाँ, ठीक है, याद है ना। उस केस में जो था, ये यही प्रॉब्लम आया था, इसलिए क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट वन सीएस एंड वन डायरेक्टर, एंड अगर सीएस नहीं है तो एटलीस्ट बाय टू डायरेक्टर्स, ठीक है। इट शुड बी साइन बाय एटलीस्ट वन सीएस एंड वन डायरेक्टर, बट इफ देयर इज नो सीएस, देन how many directors, it should be signed by at least two directors, it should be signed by at least how many directors, two directors। इजी है, यहाँ तक रीड कर लीजिए फटाफट, गिविंग यू 10 सेकेंड्स, फटाफट रीड कर लो एक बार। ठीक है, कंफर्म करने पर सब लोग, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट समझ में आ गया। एक बार फटफट एक बार तीनों सेक्शन लास्ट का बता देता हूँ, एक बार ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है ना। देखो नंबर वन, सबसे पहले क्या था, ये तो हमने पढ़ा दिया, डेफर्ड शेयर्स, फाउंडर शेयर्स। फाउंडर शेयर इनिशियल के जो शेयर्स होते हैं उसको फाउंडर शेयर्स बोलते हैं अपन, ठीक है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड, दे आर ट्रांसफरेबल, ठीक है, विद द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तो उसके तहत आर्टिकल्स में जैसा मेंशन किया है, उसके तहत दीज आर व्हाट, दीज आर दीज आर व्हाट, दीज आर व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टीज, करेक्ट। उसके बाद जब भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता था, तो वहां पे देयर वाज यूज्ड टू बी अ डिस्टिंक्टिव नंबर और अ फोलियो नंबर, देयर शुड बी अ डिस्टिंक्टिव नंबर और अ फोलियो नंबर, बट ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जरूरी नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट के बारे में हमने पढ़ा, अगेन जस्ट रीड सेक्शन, उसमें क्या था सर, एक टाइटल डीड रहता है जहां पे नेम ऑफ द शेयर होल्डर मेंशन किया हुआ रहता है, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कॉमन सील आपको अफिक्स करना पड़ेगा, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आपको अगर है तो अफिक्स करना पड़ेगा। एंड द इंपॉर्टेंट चीज जो कंपलसरी है वो क्या है, शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट वन सीएस और वन डायरेक्टर, या फिर if there is no CS then two directors, easy। ठीक, गिव मी अ कंफर्मेशन, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, गिव मी अ कंफर्मेशन, क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ तक, इजी है एकदम, एकदम पानी लग रहा है टॉपिक्स, ओके नेक्स्ट। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट के दो पॉइंट और भूल गए थे अपन, मिस कर दिए थे, देखो
ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट अपन ने मिस कर दिया था। क्या है सर? 2 पॉइंट क्या है सर? 2 पॉइंट ये सर, इन द केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी का केस में क्या होगा सर? सर इन द केस ऑफ ओपीसी सर, 1 CS और 1 डायरेक्टर। ठीक है, ये आप लोग जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वहां पे ओपीसी वाले पॉइंट में भी दिया हुआ रहेगा, बट चलो पढ़ लेते हैं। शेयर सर्टिफिकेट जो इट शुड बी आइदर साइंड बाय 1 CS और 1 डायरेक्टर। वहां पे था 1 CS एंड 1 डायरेक्टर का, ध्यान में होगा तो आपको। ठीक है, देखो एटलीस्ट 1 CS एंड 1 डायरेक्टर था। ठीक है, यहाँ पे 1 CS प्लस 1 डायरेक्टर है, यानी कि दोनों को साइन करना पड़ेगा, और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, पर इस केस में क्या है? 1 CS, 1 CS और 1 डायरेक्टर। ठीक है, फिर शेयर सर्टिफिकेट जब भी इशू होता है, इट इज इशूड इन द फॉर्म नंबर SH1। ठीक है, तो फॉर्म नंबर क्या है? SH1। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अमॉन्ग द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। ठीक है, SH1। तो क्या होता है आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, इशू होता है, वो कौन से फॉर्म में होता है? SH1 में। सर बाई चांस अगर मेरा, बाई चांस सोचिए ना, सुनिए ना सर, बाई चांस अगर मेरा शेयर सर्टिफिकेट वगैरह फट फुट गया तो, होता है ना कभी कभी दिमाग में, मेरा फट गया, खराब हो गया, कभी पापा के शेयर्स लिए हुए थे, शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हुए थे, अब वो खराब हो गया, म्यूटिलेट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, देन इन दैट केस डू आई हैव एनी ऑप्शन? ठीक है, तो अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो है, अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो है वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया है, वो क्या हो गया आपका भैया? डिस्ट्रॉय हो गया है। म्यूटिलेट मतलब गंदा हो गया, जैसे सॉइल्ड नोट्स होता है ना, जो पुराने खराब हो गए, ठीक है, वैसे हो गए, लॉस्ट हो गए हैं। देन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो है, आप चाहो तो, अगर आपके बाई चांस अगर पापा के शेयर्स थे, आपके पापा ने कहा शेयर्स थे बट मुझे मिल नहीं रहा है, या फिर मिले हैं बट एकदम फट चुका है, या एकदम गंदा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, द शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई, the shareholders can apply for a duplicate share certificate. ठीक है, the shareholders can apply for what? They can apply for a duplicate share certificate. They can apply for a duplicate share certificate. सर कैसे सबमिट करेंगे सर? सर कैसे डुप्लीकेट, ऐसे मन हुआ तब कर देंगे क्या? मैं बोल दूंगा मैं रिलायंस का शेयर्स लिया हुआ था, मैं बोल दूंगा मैं टाइटन का शेयर्स लिया हुआ था पहले का, 20 साल पहले का मैं टाइटन के शेयर्स लिए हुए थे, वो खराब हो गए, ठीक है, वो म्यूटिलेट हो गया है, या फिर वो बिगड़ गया, या वो चोरी हो गया, ऐसा मैं बोल के मान लेगा क्या खाली कंपनी? नहीं। ठीक है ना, तो यू कैन अप्लाई फॉर अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, बट आपको कुछ कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे क्या क्या सर? एक इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है, अगर कंपनी मांगता तो एक बॉन्ड कि भैया क्या क्या शेयर्स था, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स था, एंड वंस द कंपनी रिसीव्स ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सर जैसे देखो सीधा सा बात, आपको फोल्डर नंबर मांगेगा, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह, फोल्डर नंबर तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आप कौन से कब लिए थे, कब लिए थे, तो इसका एक बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो आपसे मांग सकते हैं द कंपनी आस्क्स फॉर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद कंपनी को अगर सेटिस्फाइड है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए हैं वो सही है, दैट इज करेक्ट, देन इन दैट केस कंपनी जो है एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। ठीक है, 3 महीनों के अंदर। इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी बहुत काम का चीज है, क्योंकि अभी के टाइम में यस शेयर सर्टिफिकेट्स आर नॉट देयर, बट ऐसे कई जन है जिनके शेयर सर्टिफिकेट्स थे, ठीक है, या तो वो चोरी हो गए या तो खराब हो गए, तो उनके केस में बहुत काम आएगा। अगर आपका कोई क्लाइंट है, वो बोलेगा देखिए सर मेरे पास ना से MRF के शेयर्स खरीदे हुए हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं इसका? तो आपको सबसे पहले इसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, पहला चीज तो, ठीक है, तभी वो ट्रेड कर पाओगे आप उसको। नंबर 2, अगर वो खराब हो गया, घूम गया, वो बोले कि ऐसा है, इन दैट केस यू हैव एन ऑप्शन कि आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड इशू करके विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करके जमा कर सकते हो। इफ इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, तो 3 महीने के अंदर जो है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी मात्र 45 डेज के अंदर, इसमें तो कम से कम 3 महीना, क्योंकि पुराना है तो 180 दिन देता है आपको, बट इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आपको एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा इन अराउंड 45 डेज। 45 डेज के अंदर जो है आपके शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, और जैसे कंपनी अगर शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है, तो कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, तो इट शुड मेंटेन a register of the duplicate share certificate issued in form number SH2। तो शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है इन फॉर्म नंबर SH1, और जो रजिस्टर आप मेंटेन करते हो फॉर द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, उसको अपन बोलते हैं SH2। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? रीड कर लो फटाफट, चलो फटफट रीड कर लो एक बार, फटफट। 10 सेकंड दे रहा हूँ, आराम से बिंदास, 10 सेकंड पर स्लाइड में आपको दे रहा हूँ, बिंदास तरीके से इसको पढ़ लेने का, एंड एक बार कंफर्म करने का पढ़ने के बाद में कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया।
कंफर्म करना व्हेन इट इज डन। और आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, दिमाग में सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो सेट हुए या नहीं हुए। ध्यान से रीड कर लो एक बार। मेन तो यही है आपका, यही काम का है, यही अलग है, मेन पॉइंट यही है आपका, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट वाला पॉइंट। ठीक है, 3 months इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एंड 45 days इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन द केस ऑफ व्हाट, लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, आपको इंडेमनिटी बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इफ नीडेड। ठीक है, एंड आपको डुप्लीकेट शेयर इश्यूज होता है, उसका रजिस्टर है SH2। ठीक है, परफेक्टली फाइन। कंफर्म करो। सेट। ठीक है, आई सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 अनदर इजी बीसी सेक्शन, वोटिंग राइट्स। ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि दोनों के दोनों आर शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, बोथ आर व्हाट, शेयर होल्डर्स, राइट। अगर दोनों आर शेयर होल्डर्स, देन इन दैट केस why are they considered as shareholders? Because they will have certain voting rights। ठीक है, they will have certain what, voting rights। तब अगर वोटिंग राइट्स उनके पास में है तो कितने के पास कौन सा वोटिंग राइट्स है वो मेंशन किया हुआ सेक्शन नंबर 47 के तहत। ठीक है, सेक्शन नंबर 47 के तहत द वोटिंग राइट्स इज बीन मेंशन्ड। ठीक है, सेक्शन नंबर 47 के तहत द वोटिंग राइट्स आर मेंशन्ड। ठीक है, सेक्शन नंबर 47। ठीक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर, तो उनको वोटिंग राइट्स मिलता है इन ऑल मैटर्स, सारे के सारे मैटर्स में, इन ऑल मैटर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ पार्ट टू से। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, राइट, दे आर टेकिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क, दैट इज व्हाई उनका वोटिंग राइट जो है, उनका जो वोटिंग राइट है दैट इज अवेलेबल इन ऑल द मैटर्स। ठीक है, उनके वोटिंग राइट्स आर applicable on all matters, they're applicable on what, all matters। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल मैटर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स मिलता है टू वोट इन ऑल मैटर्स। ठीक है, बट एक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं, बट ये पॉइंट मार्क किया हुआ आपका इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं कि जनरली तो ऐसे तो जितना आपका शेयर है, जितना आपका पावर है, उस हिसाब से आपको वोटिंग पावर रहता है। अगर इफ यू हैव 30% ऑफ द वोटिंग पावर देन यू हैव 30% ऑफ द राइट्स। ठीक है, बट अगर आपको एक निधि कंपनी है, निधि कंपनी, अगर आपको याद होगा मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनी में करवाया था, निधि कंपनी। ठीक है, तो अगर कोई मैक्सिमम वोटिंग पावर, मैक्सिमम वोटिंग पावर इन द केस, ठीक है, मैक्सिमम वोटिंग पावर इन द केस of a particular member of a निधि कंपनी cannot exceed, मतलब वो भर नहीं सकता है more than 5% of the total voting power। देखो, चाहे उसके पास कितना ही शेयर्स हो, अगर एक निधि कंपनी, नॉर्मल नॉर्मल कंपनी का बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल कंपनी का बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कौन सा कंपनी का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, निधि कंपनी का बात कर। अगर निधि कंपनी है देन इन दैट केस तुम्हारे पास चाहे कितना ही वोट्स हो, द मैक्सिमम वोटिंग पावर दैट यू कैन हैव इन अ निधि कंपनी इज हाउ मच, 5% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, 5% of the total voting power, that is the maximum that you can have, 5% of what, total voting power। ठीक है, the maximum that you can hold is what, 5% of the total voting power। ठीक है, in the case of निधि कंपनी, बाकी केसेस में, in all the cases they have exclusive rights of the equity shareholders, वो तो निधि कंपनी में भी है, बट सारे मैटर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन हैव अ वर्ड। सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर हम लोग बोले तो उनको तो प्रेफरेंस दिया जाता है टुवर्ड्स डिविडेंड एंड रिपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो क्या उनको भी हम लोग सारे मैटर्स में इंक्लूड करेंगे? द आंसर इज नो। हम लोग केवल उनको सिर्फ वही मैटर्स में, उन्हीं मीटिंग्स में, उन्हीं में वोटिंग राइट्स देंगे जब वो मैटर्स जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है उनके हक को। ठीक है, खाली उनको उन्हीं में हक मिलेगा, it will be only on those matters which will directly, ठीक है, which will directly affect them। ठीक है, which will what, directly affect them। ठीक है, ऐसे कुछ वोटिंग पावर जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है उनको। ठीक है सर, जैसे एग्जांपल बताओ तो समझ में आएगा कौन सा ऐसा मैटर है जहां पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है भाई, वो बताओ, कि हमको कब वोटिंग राइट मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को। एग्जांपल जैसे वाइंडिंग अप हो रहा है, अब वाइंडिंग अप में मुझे बताइए, वाइंडिंग अप के टाइम में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है या नहीं करता है, मुझे बताइए। ये आंसर इज व्हाट, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको ये मैटर जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो इसमें उनका वोटिंग रहेगा वाइंडिंग अप का केस। सर और एग्जांपल दे दो,
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर बाई चांस हम लोग ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल है ना उसको रिड्यूस कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ भी मैटर हो, ठीक है, अगर उनका प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं या फिर इंक्रीज कर रहे हैं, देन इन दैट केस ऑल्सो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेफरेंस शेयर्स का जो है उस मैटर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग अलाउ करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग अलाउ करेंगे इन गिविंग देयर वोटिंग राइट्स, ठीक है, दे हैव वोटिंग राइट्स इन ओनली दोज मैटर्स, ओनली ऑन दोज मैटर्स जो कि उनको अफेक्ट करता है डायरेक्टली। बाकी मैटर्स में जहां पे उनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है वहां पे दे विल नॉट बी गिवन एनी वोटिंग राइट्स, वो चाहे तो मीटिंग अटेंड करे वो अलग बात हो गया, बट वोटिंग राइट्स उनके पास में नहीं रहता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत जन मिस आउट करते हैं और ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सर ये वो क्या है, सर देखो वो क्या है, देखो यहाँ पे वो ये है कि अगर सोचो कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अगर क्या है कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और उसको आपने डिविडेंड नहीं पे किया, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और उसको आपने डिविडेंड पे नहीं किया फॉर 2 इयर्स, मतलब 2 साल तक आपने उसको डिविडेंड पे नहीं किया, यू हैव नॉट पेड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड फॉर 2 इयर्स, देन ही विल गेट द सेम वोटिंग राइट्स एज इफ ही इज लाइक ऑफ अ इक्विटी शेयर होल्डर। तो इतना बड़ा सजा है देखो, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने 2 साल तक डिविडेंड नहीं बांटा, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल तक अगर डिविडेंड नहीं बांटा, तो ही विल हैव द सेम राइट्स, ही विल बी गेटिंग द सेम वोटिंग राइट्स, ही विल गेट द सेम वोटिंग राइट्स, ठीक है, ही विल गेट द सेम वोटिंग राइट्स, ठीक है, ऑन ऑल मैटर्स लाइक अ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, ऑन ऑल मैटर्स जस्ट लाइक अ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, जैसे आपका इक्विटी शेयर होल्डर को राइट्स मिलता है वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी राइट मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट दे हैव नॉट पेड डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है, लास्ट 2 साल तक अगर उन्होंने डिविडेंड नहीं पे किया है तो उनके पास सेम हक हो जाएगा, मतलब बाकी मैटर्स में भी जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग नहीं बैठ सकते थे, बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आपने डिविडेंड रोक के रखा है, यू हैव नॉट पेड फॉर द लास्ट 2 इयर्स, देन इन दैट केस उनके पास हक आ जाएगा लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि वो सभी के सभी मीटिंग में फिर सारे के सारे मैटर्स में दे विल हैव वोटिंग राइट्स, दे कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ ऑल मैटर्स लाइक दैट ऑफ अ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, कंफर्म करो फटाफट रीड करके कि आपको समझ में आया या नहीं आया ये वाला पॉइंट। बहुत इजी सेक्शंस पढ़ाया मैंने अभी तक आप लोगों को, आई थिंक दो कोई भी सेक्शन में मेरे हिसाब से तो आप लोगों को अभी तक कुछ भी टफ लगा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा अनोखा मैंने नहीं बताया, उसमें से कई सारे जस्ट रीड सेक्शंस थे जो कि एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर, कोई भी डाउट यहाँ तक, क्लियर है बिल्कुल, कंफर्म कोई होगा सभी लोग, ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 48 जो है वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट्स, ये ठीक है, ये मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है, जो ये वाला सेक्शन है सेक्शन नंबर 48, ये थोड़ा ट्रिकी भी है थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मेरे को फ्रेश माइंड चाहिए होगा इसमें, सेक्शन नंबर 48 को मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है, मैं आपको एक दो इजी सेक्शंस करा देता हूँ, ठीक है, दो तीन इजी सेक्शंस करा देता हूँ आपको ताकि आपका काम खत्म हो जाए, ठीक है, फटाफट इजी खत्म कर देता हूँ। सेक्शन नंबर 48 जो है अपन ने 47 खत्म कर दिया, 46 खत्म कर दिया, 45 कर दिया, 44 कर दिया अपन ने, ठीक है, 43 तो अपन ने किया ही है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे 43, 44, 45, 46, 47 अपन ने खत्म कर दिया, 48 को एक बार के लिए होल्ड में डाल के रखा अपन ने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि सबका टेंशन पूरा रहे, एंड मैं चाहता नहीं हूँ कोई भी मिस करे बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, अपने लिए इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, छोटे छोटे सेक्शन है 49, 50, 51, ये खत्म कर जाता हूँ 3 सेक्शन फटाफट, ठीक है, फटाफट उड़ा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए बिल्कुल, ठीक है, सेक्शन नंबर 49, ठीक है, कॉल्स जो है टू बी मेड यूनिफॉर्मली,
ठीक है, जब भी हम कॉल करते हैं, कॉल का पैसा मंगवाते हैं ना, याद होगा आपको, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जब भी हम मंगवाते हैं पैसे, ठीक है, इट हैज टू बी मेड इवनली। ऐसा नहीं कि अपन बोले कि ये सुनो, ये 10,000 शेयर होल्डर लोग, तुम लोग पैसा पहले दो, फिर ये 20,000 शेयर होल्डर लोग बाद में पैसा देना, तुम लोग उसके बाद देना, ऐसे नहीं। ठीक है, जब भी आप कॉल का पैसा मंगवाओगे, ठीक है, ऑन द पार्टली पेड अप शेयर्स, जब भी आप पार्टली पेड अप शेयर्स पे कॉल का पैसा मंगवाएंगे, इट वाज ऑलवेज टू बी यूनिफॉर्मली, इट इज आल्सो ऑलवेज, इट शुड ऑलवेज बी व्हाट, यूनिफॉर्मली। ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी व्हाट, यूनिफॉर्मली, इट शुड ऑलवेज बी व्हाट, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली आपको जो भी पेड अप वैल्यू था शेयर्स का, पार्टली पेड अप वैल्यू था, उसको आपको यूनिफॉर्मली मंगवाना पड़ेगा। हाँ, अगर अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स है ना, अलग अलग क्लास ऑफ शेयर है, डीवीआर अलग हो गया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर अलग हो गया, इफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स आते हैं, तो क्लास वाइज आप मंगवा सकते हो, क्लास वाइज आप अलग अलग पैसा मंगवाओ, उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर शेयर्स है, ठीक है, तो अगर पार्टली पेड अप शेयर्स का पैसा मंगवा रहे, ठीक है, तो आपको उसको हमेशा कैसे मंगवाना है, यूनिफॉर्मली मंगवाना है। अगेन जस्ट रीड सेक्शन, ठीक है, जैसे मतलब खाली इसको दिमाग में एक बार सेट कर लो, वन टाइम सेट कर दो दिमाग में, तो ये दिमाग से लिख लोगे नहीं, ठीक है, प्रोवाइडेड कि पर्टिकुलर क्लास का होगा, तो आप क्लास वाइज भी शेयर्स मंगवा सकते हैं, क्लास वाइज भी आप कॉल का पैसा मंगवा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या कर सकते हो, क्लास वाइज भी आप क्या कर सकते हो, पैसा मंगवा सकते हो। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ इस वाला पॉइंट को, ठीक है, सेक्शन नंबर 49 ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, कॉल्स टू बी मेड यूनिफॉर्मली, कॉल्स हम लोग कब मंगवाएंगे, कॉल का पैसा हम लोग कब मंगवाएंगे, व्हेन इट इज इन द केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, व्हेन इन द केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, तो पार्टली पेड अप शेयर्स का केस में हम लोग पैसा जो है मंगवाएंगे, जब मंगवाएंगे तो हमेशा यूनिफॉर्मली मंगवाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को बोले कि आप पैसा दो बाकी लोग मत दो, आपको सबसे एक बार में मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज हैव टू बी कॉल्ड यूनिफॉर्मली। ठीक है, हाँ, अगर क्लास वाइज अलग अलग है, इफ इट इज डिवाइडेड बाय डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, तो क्लास वाइज यू कैन कॉल फॉर, कॉल, ठीक है, क्लास वाइज यू कैन कॉल, ठीक है, बट बाकी इन नॉर्मल केसेस में इट शुड बी कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्मली, शुड बी कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्मली। ठीक है, इजी, लो, ये लो, दिस इज सेक्शन नंबर 49। ठीक है, सेक्शन नंबर 49, एक बार फटाफट टेक अस, ठीक है, टेक 10 सेकंड्स, खत्म करो फटाफट। ठीक है, कंफर्म करो, सबको समझ में आया ही नहीं है, इजी सेक्शन एकदम, ठीक है, क्लियर है, सेट दिमाग में अच्छे से, सेट है नहीं, बताओ ये वाला पॉइंट, सेक्शन नंबर 49 सेट हो गया दिमाग में, 43 से 49 एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 48, क्लियर है बिल्कुल यहां तक, सौरभ, क्लियर, कंफर्म करो सौरभ फटाफट एक बार। आगे बढ़ जाऊं, सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 50, ध्यान सुनना, सेक्शन नंबर 50 इज नॉट कॉल्स इन अरियर, इट इज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन अरियर नहीं है, कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस जानते हो आप लोग क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस, आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस जो है, कॉल्स इन एडवांस आई थिंक सबको पता ही है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कि जब आपको शेयर्स फर्स्ट कॉल का मांगा, पर आपने सोचा कौन हेडेक लेगा यार, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहा है, एक काम करता है अपन सेकंड कॉल का पैसा भी साथ तो साथ दे देता है, या फिर फाइनल कॉल का पैसा भी हाथों हाथ दे देता है, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। तो अकाउंट्स में आई थिंक एवरीबडी हैज रेड कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, राइट, तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस कब अलाउड है, ठीक है, इफ इट इज ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स ऑथराइज करे तभी कॉल्स इन एडवांस लेना अलाउड है कंपनी को। ठीक है ना, कंपनी में रिसीव, ठीक है, कंपनी में रिसीव होगा, ये कंपनी में रिसीव व्हाट फ्रॉम एनी शेयर होल्डर बाय द अमाउंट
which has not been yet called by the company. जो पैसा कॉल नहीं किया कंपनी ने, अगर आर्टिकल्स ऑथराइज कर रहा है, अगर आर्टिकल्स इज ऑथराइजिंग, देन इन दैट केस ही मे रिसीव द अमाउंट फ्रॉम दैट शेयर होल्डर. ठीक है, फ्रॉम द एनी शेयर होल्डर, फ्रॉम एनी शेयर होल्डर. ठीक है, फ्रॉम एनी शेयर होल्डर. ठीक है, फ्रॉम एनी शेयर होल्डर. ठीक है, फ्रॉम एनी शेयर होल्डर प्रोवाइडेड कि ऑथराइज्ड हो बाय द आर्टिकल्स. अगर वो ऑथराइज्ड है बाय द आर्टिकल्स, अगर वो ऑथराइज्ड है बाय द आर्टिकल्स, देन इन दैट केस ही मे रिसीव एनी अमाउंट व्हिच हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय एनी ऑफ द शेयर होल्डर्स. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलने वाला हूँ, जो कि ये तो एकदम इजी पार्ट था कि आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए आपको कॉल्स इन एडवांस के लिए सेक्शन नंबर 50 में. बट द इंपॉर्टेंट चीज इज कि अगर आपने बाई चांस, सोचो अगर आपने कॉल्स इन एडवांस भी कर दिया है, इवन इफ यू हैव डन कॉल्स इन एडवांस, स्टिल ऐसा नहीं कि आपको एक वोटिंग राइट एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन द कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, कॉल्स इन एडवांस की वजह से, कॉल्स इन एडवांस की वजह से कोई आपको एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिलता है. ठीक है, वो जब आपको क्रिएट होना होगा तभी होता है आपका. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू हैव पेड द अमाउंट इन एडवांस, इट डज नॉट क्रिएट एनी वोटिंग राइट. ठीक है, वोटिंग राइट जो है इट विल नॉट बी गिवन ऑन कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, नो वोटिंग राइट shall be given on calls in advance. Very importantly, ठीक है, no voting right shall be given. Very important, very important. ध्यान से सुनेगा. No voting right shall be given on calls in advance. Easy, easy है बिल्कुल यहाँ तक. ठीक है, calls in advance पे अगर आपने पैसा एडवांस पे दे दिया, ठीक है, still you will not be getting any voting rights. ठीक है, रीड कर लो, चलो 5 सेकंड्स लो, रीड कर लो. ठीक है, डन. एंड इट इज लास्ट सेक्शन. ठीक है, वैसे तो सेक्शन नंबर 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ का इस्तेमाल कर सकता है, ये सब पॉइंट्स है कुछ कुछ. चलो आज सेक्शन नंबर 51 तक लास्ट करेंगे. और करने का मन है बताओ, सेक्शन नंबर 51 में डन करें और करने का मन है? सेक्शन नंबर 51 तक करे या और आगे करने का मन है? 52 भी करने का मन है क्या? बताओ बताओ, ये सेक्शन नंबर 51 तक ही करना है? हाँ खत्म कर दिया मैंने, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया सेक्शन नंबर 51. छोटा बताओ, छोटा छोटा टॉपिक्स नहीं था, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं थे, बताइए मुझे. 1 घंटा भी मैंने नहीं पढ़ा है, बताओ आपको पता है? 1 घंटा भी नहीं पढ़ा है, 1 घंटा भी नहीं पढ़ा है मैंने. छोटे छोटे क्लासेस, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ा है, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स. स्मॉल क्लास ऑफ स्मॉल टॉपिक्स पढ़ा है मैंने. ठीक है, आई सेक्शन नंबर 51. ठीक है, डिविडेंड आपको पता ही है किसके ऊपर कॉल किया जाता है. यू हैव स्टडीड द एंटायर चैप्टर ऑफ डिविडेंड, सेक्शन नंबर 123, राइट? तो डिविडेंड आप मुझे बताइए, it should be what, so authorized, but dividend should be so authorized by the articles, and it is given on what? Dividend must be authorized by the articles. Dividend must be authorized by the articles. Dividend must be what? Authorized by the articles, and it should be given on the paid up share capital. देखो सीधा सा बात है, डिविडेंड किसके ऊपर पे किया जाता है? डिविडेंड जो है, डिविडेंड इज पेड ऑन द, ठीक है, डिविडेंड इज पेड ऑन द व्हाट? Dividend is paid on the paid up share capital. Dividend is paid on the paid up share capital. ठीक है, and it must be authorized by the articles. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ में आया आपको? ठीक है, क्या क्या है आपको सर? कि एक तो it should be what? It should be authorized. It should be what? It should be authorized by the articles. It should be authorized by the articles. And number two क्या है? It is paid on the paid up share capital of the company. It should be paid on the paid up share. और paid up share capital कैसे निकालेंगे मुझे बताइए? पेड अप शेयर कैपिटल मेरे हिसाब से सबको आता है, सबने जितने ने अकाउंट्स पढ़ा है सबको आता है आपको. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर. ठीक है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर. ठीक है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वर्सेस कॉल्स इन अरियर. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वर्सेस कॉल्स इन अरियर. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वर्सेस कॉल्स इन अरियर. ठीक है, आप मुझे बताइए व्हाट अबाउट कॉल्स इन एडवांस? क्या करना है बताओ, कॉल्स इन एडवांस से क्या करोगे मुझे बताइए? जब भी हम डिविडेंड का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे, आप मुझे बताइए. बताइए, कॉल्स इन एडवांस को हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ में हम लोग आज की क्लास को ऐड कर देंगे. बताइए, कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे मुझे बताइए. व्हाट विल यू डू टू द कॉल्स इन एडवांस? व्हाट विल यू डू टू द कॉल्स इन एडवांस? टेल मी गाइस, व्हाट वुड यू डू इन कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एडवांस कॉल्ड अप क्या होता है रे? कॉल्स इन एडवांस कॉल्ड अप क्या होता है? क्या करोगे कॉल्स इन एडवांस को? माइनस करेंगे. देखो सीधा सा बात है, कॉमन सेंस लगाओ. हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल? कॉल्स जो कॉल आपने किया है माइनस कॉल्स इन अरियर. ठीक है, कॉल्स इन एडवांस तो एक्स्ट्रा पैसा हो गया जो आ गया आपके पास में.
एक्स्ट्रा पैसा हो गया जो आ गया, ठीक है। तो जो कॉल्स इन एडवांस है वो तो एक्स्ट्रा पैसा हो गया जो आपके पास आ गया है, तो उसको हम लोग को इंक्लूड ही क्यों करना है। हाउ डू यू कैलकुलेट पेड अप शेयर कैपिटल, भैया कितना कॉल किया आपने शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स बराबर। अब कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, इट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट यू हैव रिसीव्ड बियॉन्ड द अमाउंट कॉल्ड, बियॉन्ड द मनी कॉल्ड, जितना आपने कॉल किया नहीं है उससे ज्यादा का आपने क्या किया है, उससे ज्यादा का आपने क्या किया है, ज्यादा आपको रुपया रिसीव हो गया, जितना का आपने कॉल नहीं किया उससे ज्यादा का आपको रिसीव हो गया। तो जब आपको पैसा जो आपने कॉल नहीं किया उससे ज्यादा का रिसीव हो गया, तो उसको इंक्लूड मत करो, सिंपल, उसको इंक्लूड मत करो, राइट। कॉल्स इन एडवांस को हम लोग को इंक्लूड क्यों करना है, प्लस माइनस करना ही क्यों है भाई। पेड अप शेयर कैपिटल निकालता कैसे हम लोग, हाउ डू यू कैलकुलेट द पेड अप शेयर कैपिटल, द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, it is calculated by how much, what, called up share capital minus calls in arrear, ठीक है। ये तो लॉजिकल बनता है कि पेड अप शेयर कैपिटल इज कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर, बिकॉज कॉल्ड अप तो यानी कि जितना हमने कॉल किया है, माइनस कॉल्स इन अरियर क्योंकि वो हमें तो रिसीव नहीं हुआ। बट जो एक्स्ट्रा रिसीव हो चुका है ऑन दैट पार्ट जो कि कॉल नहीं किया, उसको अपन इंक्लूड ही क्यों करेगा। तो कुछ नहीं करना है इसको, कॉल्स इन एडवांस अगर दिया हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, नथिंग टू बी डन, नथिंग टू बी डन, ठीक है। बस ये है जीवन में होने के लिए, समझ में आया आपको, ये होने के लिए है, ठीक है। इसको जिंदगी में इंपैक्ट नहीं क्रिएट करने का, बिकॉज पेड अप शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन एडवांस जो है, जो वो पैसा है जो कॉल ही नहीं किया, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है आपको, सिंपल, ठीक है। ना ऐड ना लेस, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया यहाँ तक, बताओ एकदम एब्सोल्युटली क्लियर यहाँ तक, कंफर्म कीजिए सभी के सभी बच्चे, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। आई हैव टेकन अप ऑल द स्मॉल सेक्शंस फॉर यू ऑल, ताकि आपके सारे के सारे सेक्शंस जो है क्लियर हो जाए। कल अपन वोटिंग राइट्स वाला पार्ट यानी कि सेक्शन नंबर 48 वाला पार्ट करेंगे, फिर आगे का जो पार्ट है एसपीआर वगैरह वाला पार्ट जो है वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, लिखने वाला काम जो है वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग प्लीज राइटिंग वाला पार्ट जो है कल के रख दीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर देन एवरीबॉडी, ठीक है। आई होप कि आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। कोई मुझे बता सकेगा खाली ऐप में चेक करके कि आपको शेयर कैपिटल का कौन सा नंबर लेक्चर तक मतलब अपलोडेड है ऐप में। आई डोंट थिंक सो द लास्ट क्लास इज अपलोडेड, और स्नेहा का शायद मिस हुआ हुआ है लास्ट क्लास। तो एक बार खाली कंफर्म कर देना मुझे ग्रुप में कि आपका कौन से क्लास तक अपलोडेड है, उसके नेक्स्ट वाले क्लास को मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर देन एवरीबॉडी, आई होप कि देयर इज नो डाउट। मैं आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, आई होप कि आपके सारे टॉपिक्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर देन, ठीक है। छोटा टॉपिक्स था, ठीक है, नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन द वर्ल्ड, बट चलो ठीक है, चलता है, कभी कभी हम लोग को कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी करना जरूरी है, ठीक है। तो मैं एंड करूँ सेशन को, ठीक है।